हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 42 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहांशियान और वांगई एक ही बिस्तर में सोते हैं, जिससे जहांशियान की हालत ख़राब हो जाती है। उसे नींद नहीं आती और जब नींद आती है तो उसे एक बहुत प्यारा सा सपना आता है जिसमें वो खरगोश बना होता है और उसके सामने कुछ अच्छे से गाजर रखे हुए होते हैं। वो कूदकर उनके पास जाता है और उनमें से एक अपने मुंह में पकड़ता है। वो गाजर नहीं, असल में वांगई की उंगलियां होती है। वांगई के रोने से जब झांशियान जग जाता है तब उसे समझ में आता है कि उसने गाजर नहीं बल्कि वांगी की उंगलियां पकड़ी हुई है। वांगई, क्या हुआ? राजकुमार ने बेचैन होकर पूछा। तो वांगई ने कहा, तुमने मेरी उंगलियां खा ली। माफ़ कर दो वांगई, झांशियान ने कहा। तो वांगई ने पूछा, वैसे तुमने मेरी उंगलियां खाई क्यों? झांशियान ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे लगा मैं गाजर खा रहा हूँ। वांगई तुरंत रोने लगा। उसने कहा, तुम्हें लगता है मेरी उंगलियां गाजर जैसी है? तुम्हें ये बुरी दिखती है? तो झांशियान ने कहा, नहीं, मुझे कुछ खास तरह के गाजर दिखे थे। तुम बदसूरत नहीं हो। तुम बदसूरत कैसे हो सकती हो? तुम तो सबसे खूबसूरत हो। तुम्हारी नहीं, मेरी उंगलियां बदसूरत हैं। देखो। झांशियान अपनी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी करते हुए वांगई को दिखाने लगा। तो वांगई ने उसकी उंगलियां सीधी करते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी उंगलियां भी खूबसूरत हैं। तभी झांशियान ने वांगई का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगली अपने मुंह में ली। वांगई के चेस्ट में ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजने लगे। उसकी उंगली के जरिए उसके पूरे शरीर में झांशियान की गर्माहट फैलने लगी। आह झांशियान, वांगई इतना ही कह पाया। उसे आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। झांशियान ने उसकी उंगली छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी उंगली ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता है ना, लार से जख्म ठीक होते हैं। झांशियान ने दोबारा उससे माफ़ी मांगी। तो वांगई ने कहा, मुझे अपने सपने के बारे में बताओ। जब झांशियान ने उसे सपने के बारे में बताया तो वांगई ने कहा, तुम्हें बाकी फलों के सपने क्यों नहीं आए? बस गाजर का ही सपना आया। फिर वो तालियां बजाता हुआ बोला, हाँ, शायद क्योंकि तुम खरगोशों के देवता हो, इसलिए तुम्हें गाजर का सपना आया। थोड़ी देर बाद वो दोनों तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गए। झांशियान गहरी सोच में था। उसने वांगई से कहा, मुझे लगता है एक लड़की की बजाय लड़का होकर तुम आगे का रास्ता तय करो, जिसके लिए हमें तुम्हारा भेष बदलना होगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ, वांगई ने कहा। झांशियान को भी ये विचार पसंद आया। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, और हमें तुम्हारी भौहें भी घनी बनानी होंगी। वांगई ने झांशियान के कपड़े पहन लिए और झांशियान के सामने बैठ गया अपनी भौहें बनाने के लिए। लेकिन वांगई को इतने करीब देखकर उसका हाथ चलना बंद हो गया। वो बस एकटुक वांगई को देखता ही रह गया। वांगई ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? वांगई, तुम्हें पता है, जब पति अपनी पत्नी की भौहें बनाता है, इसका मतलब दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ है। झांशियान ने कहा। वांगई को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने पूछा, क्या इसका मतलब तुम्हें मेरी भौहें बनाने की इजाज़त नहीं है? झांशियान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसका मतलब है कि हम जिंदगी भर के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं, पति और पत्नी वाला बंधन, जो हमें जिंदगी भर के लिए निभाना पड़ेगा, वो भी खुशी खुशी। वांगई ने परेशान होकर पूछा, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा? झांशियान ने कहा, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हारी भौहें बनाई तो मैं ज़िंदगी भर के लिए तुमसे बन जाऊँगा। तुम मेरी इकलौती पत्नी बनोगी। मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होगी। झांशियान ने वांगई की भौहें बनाकर आसमान की तरफ झुककर प्रणाम किया, तो वांगई भी उसके साथ शामिल हो गया। उसने भी प्रणाम करते हुए कहा, मैं भी स्वर्ग को प्रणाम करते हुए ये शपथ लेती हूँ कि मैं भी कभी दूसरी शादी नहीं करूँगी। एक ही पति के साथ ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। वैसे वांगई की इन बातों पर कोई भी उसका मजाक बना सकता था, लेकिन झांशियान को पता था कि वांगई को समाज की कोई चिंता नहीं है, ना ही समझ, क्योंकि उस ज़माने में मर्दों को तो कितनी भी शादियाँ करने की आज़ादी थी, लेकिन औरतें एक ही शादी कर सकती थीं। वांगई शपथ ले या ना ले, लेकिन वांगई फिर से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने झांशियान को शपथ लेते हुए देखा तो उसका भी दिल किया कि वो भी खुद को बंधन में बांध ले, इसलिए झांशियान के साथ साथ वांगई ने भी शपथ ली। अब दोनों तैयार होकर फिर से एक बार आगे की तरफ चलने लगे। रास्ता बहुत ही ज़्यादा संकरा था। दोनों एक एक कदम ध्यान से रख रहे थे। झांशियान को अपने एयर कुंफू की वजह से दूर की चीज़ें भी साफ सुनाई देती थी। ऐसे ही उसने कहीं दूरी पर कुछ हलचल सुनी जो पत्तियों की नहीं थी,
उसने वांगई से कहा, ध्यान रखना, आगे खतरा है। दोनों ने अपने कपड़ों के अंदर अपने हथियार तैयार रखे। तभी उनके आजू बाजू काफ़ी सारे काले कपड़े पहने हुए लोग आए। वो लोग चिल्लाने लगे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? जो भी हो, अपने सारे पैसे निकाल कर हमारे हवाले कर दो। उस दल की मुखिया एक लड़की थी जो दल के बाकी सदस्यों से करीब करीब एक हाथ छोटी थी। बहुत सारे सवाल है शियान गगा, इनमें से पहले हम किसका जवाब दें? वांगई ने झांशियान की तरफ देखकर पूछा। वो झांशियान को गगा इसलिए पुकार रहा था क्योंकि वो उसके छोटे भाई होने का दिखावा कर रहा था। झांशियान ने कहा, ये डीडी, अगर हम किसी भी सवाल का जवाब ना दे तो? झांशियान के कपड़ों में वांगई बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। वो लड़की बस उसे ही देखे जा रही थी। झांशियान ने जलाकर कहा, तुम मेरे छोटे भाई की तरफ इतने गौर से क्यों देख रही हो? हाँ? वो लड़की जैसे नींद से उठ गई थी। उसके चेहरे के भाव फिर से एक बार बदल गए। वो सतर्क होते हुए बोली, पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उसकी पहले की डरावनी आवाज़ के मुकाबले अभी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सौम्य थी। वांगई ने चिढ़कर कहा, हम तो यहाँ पर ब्लूबेल फ्लावर इकट्ठा करने आए हैं, हम अपने पैसे तुम्हें क्यों दें? झांशियान ने भी उसका साथ देते हुए कहा, ये रास्ता वी राज्य का है, यहाँ पर ऐसे सिक्के इकट्ठा करने की इजाज़त तुम्हें नहीं है। अब तक उस लड़की को झांशियान और वांगई पर हमला कर देना चाहिए था, लेकिन वो वांगई को ऐसे घूरे जा रही थी जैसे उसने उस पर जादू कर दिया हो। तभी उसके पीछे एक लड़का आकर उसके कान में बोला, मैडम, अभी आपको हमला कर देना चाहिए। वो लड़की वांगई की तरफ देखकर बोली, कृपया करके हमें अपने सिक्के दे दीजिए, हम आप पर हमला नहीं करना चाहते। वो लड़का जो इनका उपनायक था, वो लगभग बेहोश होने की कगार पर था क्योंकि इस लड़की ने अभी तक कृपया शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। हमला करने की आज्ञा दो, दूसरे लड़के ने उस लड़की से कहा। अब उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो भी ज़ोर से चिल्लाई, हमला! पल भर में ही झांशियान ने उन सभी लड़कों को नेस्तनाबूद कर दिया था। वांगई के पास अलग तरह की सुइयाँ और खंजर थे जिसके ज़रिए वांगई भी झांशियान का साथ दे रहा था। जब झांशियान ने सबको काबू कर लिया तब उसने उस लड़की से कहा, हमें तुम्हारे सरदार से मिलना है, चलो हमारे पीछे। उस दूसरे लड़के ने कहा। अब झांशियान, वांगई और वो 15 बच्चे उनके ठिकाने की तरफ निकले। ये रास्ता आसानी से आम लोगों की नज़र में नहीं आ सकता था क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और पेड़ की टहनियों से ढका हुआ था। झांशियान बार बार वांगई को संभल कर चलने के लिए कह रहा था क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन और फिसलन भरा था। उन दोनों की बातें देखकर वो लड़की चौंक गई। उसने कहा, लगता है आपको अपने छोटे भाई से बहुत प्यार है। तो झांशियान ने भी कहा, मेरा भाई है ही इतना प्यारा। वो लड़की वांगई से बोली, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास ऐसा भाई है। वांगई को उसकी बातों में कोई खोट नज़र नहीं आई तो उसने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर झांशियान की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो लड़की झांशियान की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने वांगई की तरफ देखकर कहा, काश मेरा भाई भी ऐसा ही होता। वांगई ने कहा, वो क्यों? तो वो लड़की बोली, मेरा भाई हमारा मुखिया है, वो बहुत व्यस्त रहता है। साथ ही साथ वो आगे बोल पाए इससे पहले उसके साथी ने कहा, मैडम, हमारे मुखिया के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, हमें पता नहीं है कि ये दोस्त है या दुश्मन। वो लड़की तुरंत चुप हो गई। झांशियान को भी उन दोनों की इतनी करीब रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा, खुले मुंह की वजह से बड़े बड़े राजों ने मुंह की खाई है। तभी उस दूसरे लड़के की आवाज़ आई, हम पहुंच गए। उस दूसरे लड़के ने वैद्य को बुलाकर जो भी जख्मी थे उन पर इलाज करने की आज्ञा दी। वो सभी झांशियान और वांगई के सामने खड़े थे। तभी उनके सामने उनका मुखिया आया। उसने चिल्लाकर कहा, रास्ता दो। वो बंदा पहले ही उन लड़कों से मिलकर आया था जो अभी अभी घायल हुए थे। उसने झांशियान और वांगई के सामने आते ही झुककर प्रणाम करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। किसी के भी घाव ज़्यादा गहरे नहीं है, ये यकीनन उत्कृष्ट योद्धा की निशानी है। झांशियान ने अपने चारों ओर देखा। उनके साथ लड़ने के लिए करीब करीब 15 लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर तो सैकड़ों ऐसे बच्चे थे जो 12 से 15 की उम्र के बीच थे, और वो सभी झांशियान और वांगई की तरफ ऐसे गुस्से से देख रहे थे जैसे वो उन्हें कच्चा निगल जाएंगे। उसे आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह की बस्ती है जहाँ पर इतने सारे एक ही उम्र के लड़के हैं। उसने उस मुखिया से पूछा, क्या यहाँ पर और भी घर के लोग हैं? बदकिस्मती से नहीं, उस मुखिया ने कहा। झांशियान ने उनसे कहा,
हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम तो बस ब्लू माउंटेन से ब्लूबेल फ्लावर्स लेने आए हैं। वो मुखिया थोड़ा सा शांत हो गया। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, आपका सच में कोई और इरादा नहीं है? तो झांशियान ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसे इस बात की जिज्ञासा हो रही थी कि ये लड़के यहाँ पर क्यों हैं। होशियार तो वो था ही, लेकिन बात की तह तक पहुँचे बिना किसी भी हल पर निकलना उसे मंजूर नहीं था। उसने उस मुखिया से पूछा, तुम तो काफ़ी शक्तिशाली लगते हो, जैसे कि सिपाही होते हैं। क्या तुमने भी सेना में काम किया है? उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ, मैंने भी सेना में काम किया है। मैंने जान की बाजी लगाकर पूरे वीर राज्य को बचाया है। वो एक सच्चा सिपाही था। उसे धन दौलत से ज़्यादा अपनी ताकत का गुरूर था, जिसे झांशियान ने पहचान लिया था। इसलिए वो बहुत ही खुश था। वो अपनी कहानी बताने लगा। युद्ध में मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था। मेरी नसें तक टूट गई थी, लेकिन मैं फिर भी लड़ना चाहता था, अपने देश की रक्षा करना चाहता था। लेकिन जख्मी हाथों से कहीं मैं अपने सेनापति के लिए बोझ न बन जाऊं, इसलिए मैंने सेना को छोड़ देना ठीक समझा। हमारे सेनापति बहुत ही महान इंसान हैं। मेरी आगे की पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारा धन देकर मुझे अलविदा किया। उस आदमी की आंखों में अपने और अपने सेनापति के लिए अभिमान झलक रहा था। झांशियान ने उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे सेनापति बहुत ही निर्दयी इंसान है। तुमने उनके लिए अपनी जान पर खेला, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। इस बात पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं चेन ली धरती और आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सेनापति लान जैसा और कोई सेनापति नहीं देखा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वो अपने सेनापति के रूप में मिले। तुमने हमारे सेनापति के बारे में बात करने की जुर्रत कैसे की? मैं अभी तुम्हें लड़ाई की चुनौती देता हूँ। अपने सेनापति की बेइज्जती सहने से तो अच्छा है कि मैं लड़ाई में मर जाऊँ। तभी उनके सामने एक 30 साल की औरत आई, जिसने उस मुखिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। चेनली की आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा था। चेनली ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं सच्चाई के साथ खड़ा नहीं रहा तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। बीवी, सेनापति लान एक सच्चे आदमी है। मैं किसी को भी उनकी बेइज्जती करने नहीं दूंगा। वो आदमी कपकपाती हाथों से अपनी तलवार उठाने के लिए मुड़ा। तुम एक सच्चे आदमी हो। तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमेशा सलामत रहे। हम तो बस तुम्हें चिढ़ा रहे थे, झांशियान बोला। उसके पास खड़ा वांगई बस हाँ में सिर हिला रहा था। चेनली ने अपनी तलवार वापस रख दी, लेकिन वो गुस्से में बोला, किसने हक दिया तुम्हें मेरा ऐसा मजाक बनाने का? तो वांगई हंसते हुए बोला, सेनापति लान के बच्चे आपका मजाक बना सकते हैं। चेनली लगभग ज़मीन पर बैठ गया। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने लान सिचन को देखा है। फिर वो वांगई की पतली कमर की तरफ देखकर बोला, शायद तुम उनकी। वांगई तभी उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने वांगई का हाथ देखा, जिसकी कलाई पर लान अक्षर गुंदे हुए थे। उस ज़माने में हर बड़ा परिवार अपने बच्चों के कलाई पर अपने नाम की चिन्ह गुंदवाता था। इस चिन्ह के कई सारे फायदे थे। जब वांगई पैदा हुआ था, मैडम लान इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन वांगई के दादाजी ने किसी की बात नहीं सुनी और वांगई के हाथों पर लान गुंदवा ही दिया। जैसे ही चेनली ने वो चिन्ह देखी, वो तुरंत वांगई के सामने झुक गया। उसने कहा, आप सेनापति की बेटी है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया, नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो देखकर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे इसमें और भी चेंजेस करने चाहिए, सिवाय एक बात के कि मैं वीडियो लंबा बनाऊँ, क्योंकि मैं अपना पूरा खाली वक्त इसे ही देती हूँ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।